उसका धनुष हुआ तरकश तीरों से पूरी तरह भरा हुआ था। अपनी उंगलियों की सुरक्षा के लिए उसने दस्ताने पहन रखे थे और इस बार उसने अपने सारे तीरों के साथ साथ तलवार पर भी एक अलग तरीके का हरे रंग का जहर लगाया हुआ था। वो पूरी तैयारी में मालूम हो रहा था। प्रशिक्षण मैदान के आगे जंगल में वो अकेला ही घुसा और दोनों सैनिकों को एक लंबी बातचीत के बाद वापस महल की ओर जाना ही पड़ा। वो अभिमन्यु की सादत के आदी हो चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि युवराज को ऐसे जंगल में अकेले छोड़ना खतरनाक हो सकता है। खैर, अब अभिमन्यु जंगल में अकेला था। वो जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गया होगा कि उसे जीरो की आवाज आई। अज्ञात संदिग्ध सामने, बचाव के लिए तैयार रहे। अभिमन्यु को पिछली बार की तरह फिर से भय और असहजता महसूस हुई और वो कुछ सोच पाता इसके पहले ही जीरो की मदद से वो बाईं ओर लुढ़क गया और एक चांदी का नुकीला चाकू पहले वो जहां खड़ा था वहां कर गिरा। अगर अभिमन्यु कूदा नहीं होता तो झड़प शुरू होने से पहले ही उसका काम तमाम हो गया होता। ये वही है। स्थिति का जायजा लेने के बाद अभिमन्यु को याद आया कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। वो बहुत क्रुद्ध महसूस कर रहा था क्योंकि पिछली बार उसके पास लड़ने का कोई साधन नहीं था और इस बार बात कुछ और ही थी। जीरो, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। अभिमन्यु उठा और एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी तरकश से एक जहर में डुबाया हुआ तीर अपने धनुष पर साध कर योजना के मुताबिक जीरो की दिखाई हुई दिशा में चला दिया। इस बार ये सांप का जहर नहीं है, बच सकते हो तो बचो, अभिमन्यु ने कहा और अब वो एकाग्रचित्त होकर छोटी से छोटी हलचल पे गौर करने की कोशिश करने लगा। पेड़ की ओट से निकलकर उसने एक और तीर उसी जगह पर चला दिया और फिर पेड़ के पीछे छिप गया। उसे तीर को रोके जाने की आवाज साफ सुनाई दी और उसके तुरंत बाद ही उसे लोहे की चाबुक की आवाज सुनाई दी, पर वो डरा नहीं। एक और तीर उसी दिशा में चलाकर वो जंगल में आगे की तरफ सीधा भागने की बजाय किसी सांप की तरह रास्ते में इंग्लिश वर्णमाला का बनाते हुए भागने लगा ताकि वो संभावित घातों से बच सके। अभिमन्यु को पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आगे उसे एक ढलान दिखाई दी। ढलान की सतह में वो छिपकर बैठ गया और उसने अपनी तलवार तान ली। मैं अभी भी कोई बहुत बड़ा योद्धा तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम अब जवाबी कार्रवाई तो कर ही सकता हूँ, अभिमन्यु ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ते हुए सोचा। ढलान के ऊपर उसे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भागता हुआ वहां आया और वहां रुका। अभिमन्यु ने किसी सांप की तरह मुंह उठाकर ऊपर की ओर देखा। कदमों की आहट धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। अभिमन्यु खुद को दुश्मन की नजरों से छिपाने के लिए दुबक कर बैठा हुआ था, पर वो पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही वो कदम ठीक उसके ऊपर आकर रुके, वो हमला करते हुए उठा और अपने विरोधी के सिर पर वार किया। दो तलवार टकराने की आवाज जंगल में गूंज गई। अभिमन्यु ढलान से नीचे समतल जगह पर कूद गया और उसने ध्यान से पहली बार अपने जानी दुश्मन का चेहरा देखा। अभिमन्यु, मुझे बताया गया था कि तुम एकदम शून्य प्रतिभा के कमजोर प्लेबॉय किस्म के लड़के हो और तुमसे इस तरह की बचाव की उम्मीद नहीं थी मुझे। काले रंग के व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतार दिया। वो एक औसत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था जो किसी जानवर के पंजों के लग रहे थे। तुम कौन हो? क्या तुम मरकटक से आए हो? अभिमन्यु ने बिना तलवार नीचे किए पूछा। तुम मरकटक के बारे में जानते हो? बहुत खूब, तुम समझदार भी हो। वो आदमी हंसा और उसने आगे कहा, हाँ, मेरा नाम पासा है। उसने अपने बाएं हाथ में चाबुक पकड़ रखा था। वैसे ये मेरा असली नाम नहीं है, पर तुम्हें अपना असली नाम जरूर बताता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले मुझे तुम्हारे सारे बचाव संयोग मात्र लगे, पर बार बार तुम्हारे प्रदर्शन से मैं समझ चुका हूँ ये सिर्फ कोई संयोग नहीं, पासा ने कहा। हाँ, अभिमन्यु ने पासा की बात सुनते हुए आसपास की जांच करनी शुरू कर दी। वे एक समतल भूमि पर थे। यहाँ की मिट्टी गीली और मुलायम थी और मिट्टी में से सड़न की बदबू आ रही थी। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? पासा ने पूछा और हंसा। पर अफसोस, इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। बातचीत खत्म करने के बाद वो अभिमन्यु के ऊपर कूद पड़ा।
अभिमन्यु किसी तरह खुद को बचाते हुए पासा के हाथों पर तलवार से वार करने में कामयाब हो गया, पर कवच पहने हुए होने के कारण पासा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बचाव करना शुरू, पीछे की ओर सर करो और ठीक उसी समय तलवार से हमला करो, जीरो ने अभिमन्यु के मन में कहा। अभिमन्यु थोड़ा पीछे हट गया और पासा के वार से बच गया। जीरो के कहे मुताबिक उसने तुरंत ही पासा की छाती पर वार किया। लानत है! पासा हैरान था। उसे अभिमन्यु के वार को रोकना पड़ा और वो बड़ी मुश्किल से ऐसा कर पाया, वरना तलवार उसकी छाती के आर पार हो जाती। पासा के पसीने छूट गए। एक छोटे कमजोर बच्चे के हाथों उसकी ये हालत, उसका अभिमान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। छोटे चूहे, तुम मुझे समझते क्या हो? पासा को अपनी बात खत्म करने का मौका भी नहीं मिला। अभिमन्यु ने तब तक 3-4 तलवार के हमले उस पर कर दिए। हालांकि उसके सभी हमलों को पासा बखूबी रोक पाया, लेकिन फिर भी उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो पासा को अपने ऊपर हमला करने से रोकने में सक्षम है। ऊपर से दाईं ओर काट, फिर जगह बदलकर ऊपर बाईं ओर, फिर जगह बदलो। अभिमन्यु बेबाक हमले कर रहा था और एक हमले के रुक जाने पर वो तुरंत जगह बदलकर दूसरा हमला कर रहा था। वो पासा के कमजोर अंग जैसे कि पेट, गला, हृदय या मुंह पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। चिप की सहायता से अभिमन्यु अपने कौशल को तेजी से और सटीक रूप से प्रदर्शित कर पा रहा था। उसके सारे हमले एकदम कारगर थे और कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं थी। वो अपनी फुर्ती का बखूबी फायदा उठा रहा था। भले ही ताकत में वो पासा से बहुत कमजोर क्यों ना हो, पर अपनी चपलता और चिप की सटीकता से उसने पासा को अपने सामने घुटने टेकने पर लगभग मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु के वार और तेज होते जा रहे थे और अब उन्हें ठीक से करने के लिए उसे चिप की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। जैसे उसका कोई वार अवरुद्ध हो जाता, वो बगल हटकर दूसरा वार कर दे रहा था। डंग 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 डंग, तलवारों की आपस में टकराने की आवाज और तेज होती गई। अभिमन्यु विभिन्न दिशाओं से हमला कर रहा था और पासा को किसी तरह के हमले का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। पासा का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और वो एक के बाद एक हो रहे हमले को रोक रोक कर थक चुका था। अभिमन्यु की चपलता के सामने वो बहुत धीमा था। वैसे तो बहुत अनुभवी योद्धा था, पर अभिमन्यु की रफ्तार का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये चूहे बिल्ली की लड़ाई पासा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी और इसमें फंसकर वो बस अपनी शक्ति खो रहा था। प्रहार रोकते वक्त उसने अभिमन्यु की तलवार में लगे हुए अजीब से चमक रहे हरे रंग पे भी गौर किया और वो समझ गया कि ये किसी प्रकार का जहर है और इसलिए वो तलवार को पकड़कर हाथापाई पर नहीं उतरना चाहता था। हालांकि ताकत ज्यादा होने की वजह से हाथापाई इस झड़प में उसके लिए कारगर साबित होती, पर ऐसा करने में जहर के संपर्क में आने का खतरा था और वो इसे बिल्कुल भी नहीं छूना चाहता था। लानत है! पासा पूरी तरह से क्रोधित हो गया और वो अभिमन्यु से ना उलझते हुए पीछे की तरफ भागा। अभिमन्यु ने उसका पीछा किया। वो किसी झाड़ी में छुप गया। अभिमन्यु चिप की मदद से चारों ओर स्कैन करने लगा। तभी बाईं ओर की झाड़ियों से पासा निकला और उसने एक सफेद रंग की थैली से 5 चांदी के चाकू निकाले और उन 5 को एकदम सटीकता के साथ अभिमन्यु की ओर चला दिया। उन 5 चाकुओं में से 2 अभिमन्यु के हृदय की ओर लक्षित थे और बाकी 3 उसके सिर की ओर। इतने चाकू एक साथ अपनी ओर आते देख अभिमन्यु हैरान रह गया। खुद को बचाने या चकमा देने का उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। उसे बाईं ओर लुढ़कना था और अपनी तलवार से सामने वाले प्रहार को रोकना था। उनमें से 2 चाकू तलवार से किसी तरह रोक लिए गए, लेकिन 2 चाकू उसके कंधों में घुस गए। उसके कंधों से खून बहने लगा और आखिरी वाला उसके बाएं हाथ में आकर लगा। अभिमन्यु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके शरीर से पूरी तरह खून बहने लगा, खासकर उसके बाएं हाथ से। उसे बहुत ज्यादा दर्द अनुभव हो रहा था। वो ऐसे दर्द को सहने का आदी बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। किसी तरह उसने अपनी बांह से चाकू बाहर निकाला। मौके का फायदा उठाकर पासा ने चाबुक अभिमन्यु की ओर चला दिया। ऐसी हालत में भी किसी तरह हिम्मत करके बाईं ओर लुढ़कते हुए अभिमन्यु ने खुद को बचाया और उठकर जंगल की ओर भागा। कहाँ जा रहे हो? क्या मौत से कोई भी भाग सका है? पासा चिल्लाया और उसने पीछा करना शुरू कर दिया।
पासा अभिमन्यु की रफ्तार से भागने में अक्षम था। उसने पीछे से कई सारे चाबुक के वार अभिमन्यु पर किए, पर जिप के सहारे अभिमन्यु उन वारों से बाल बाल बच रहा था। पासा ज्यादा देर तक अभिमन्यु का पीछा नहीं कर सका। पासा गुस्से में चिल्लाया और उसने पीछा करना बंद कर दिया। अच्छा होता अगर मेरे चाकुओं पर जहर लगा होता, पासा ने अफसोस करते हुए खुद से कहा। उसे हथियारों में जहर लगाना पसंद नहीं था। शायद ये उसका अति आत्मविश्वास था, पर उसे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अभिमन्यु उसके सभी वारों को पहले से कैसे पहचान ले रहा था और इतनी चपलता उसमें कहां से आई। हालांकि उसे अभिमन्यु की कमजोरी का पता चल चुका था और अब वो घायल भी था। युद्ध कैसा भी रहा हो, पर उसका परिणाम पासा के हक में ही ज्यादा दिख रहा था। पासा ने धीमे कदमों से अभिमन्यु के शरीर से निकले खून से बनी रेखाओं का पीछा करना शुरू किया और ये रेखाएं थोड़ी दूर एक झाड़ी में जाकर खत्म हो रही थी। पासा ने अपनी तलवार निकाली और झाड़ी के बाहर घात लगाकर खड़ा हो गया। तो क्या हुआ अगर तुम मेरे हमलों को पढ़ सकते हो? मैं तुम्हें बचने का मौका ही नहीं दूंगा। पासा मन ही मन सोचता हुआ तलवार ताने झाड़ी के बाहर खड़ा रहा। अचानक उसके पीछे से उसे कुछ हलचल की आवाज आई और उसने पीछे मुड़कर चाबुक चला दिया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अभिमन्यु की तलवार उसके कवच को काटते हुए उसके पांव में घुस चुका था। अभिमन्यु के शरीर से निकले हुए खून की बदबू ने पासा के द्वारा उसके शरीर पर लगाए हुए ट्रैकिंग केमिकल की खुशबू को फीका कर दिया था और इसी कारण उसके पीछे से आने की भनक तक उसे न लगी। पासा का कंधा घायल हो चुका था और वहां से पूरी तरह से रक्त का स्त्राव शुरू हो गया था, पर उससे ज्यादा चिंता की बात उसके लिए तलवार की धार पर जहर का होना था। तुम्हारा काम तमाम है अब, अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने कहा। पासा ने अपने शरीर का पूरा दम लगाकर अभिमन्यु की छाती पर मुक्के से प्रहार किया। अभिमन्यु इस वार को रोक नहीं पाया और उड़ते हुए सामने की झाड़ी में जा गिरा। चारों तरफ खून ही खून गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें से कुछ अभिमन्यु का था तो कुछ पासा का। पासा ने जल्दी से एक छोटा सा पेपर बैग निकाला और उसने उसमें से सारा पाउडर निकल लिया, पर इसका कुछ खास फायदा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे बहुत कमजोर होता हुआ महसूस कर रहा था। अभिमन्यु ने जिस जहर का इस्तेमाल किया था वो काफी तीव्र था। मुझे यहाँ से भागना होगा, पासा ने खतरे को भांपते हुए सोचा। अभिमन्यु किसी तरह खड़ा हुआ। मुक्के के वार से वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसको आसपास सारी चीजें धुंधली दिखाई दे रही थी। मेरे शरीर की स्थिति की जांच करो, अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। कई टूटी हुई पसलियां और आंतों में आंतरिक चोट। आप अपने कुल रक्त का लगभग 5% खो चुके हैं, जीरो ने सूचना दी। कोई बड़ी बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जीरो की खबर सुनकर अभिमन्यु को राहत मिली। वो अपनी तलवार के सहारे खड़ा हुआ और उसने पासा की ओर देखा। मरकटक के उस हत्यारे की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। क्या होगा अब घायल अभिमन्यु का अगला कदम? क्या किसी तरह वो हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ पाएगा या फिर अंततः काल का ग्रास बन जाएगा?